गोरंडा के तो बिल्कुल लिमिटेड है सर, ये मतलब कि हमारे समक्ष प्रतीत होते हुए आज के कार्यक्रम के अहम लम्हे इसके तुरंत बाद सुनील, कुलदीप, जितने भी साथी असंध खंड से बचे हुए हैं, सतीश कुमार, सोनू कुमार, कविता रानी एबियासी की साथी इंग्लिश, उससे निवेदन है निशक ग्रुप के बाद केंद्रीय ग्रुप ये जितने भी खंडों से सहयोग करना, जिला शिक्षा अधिकारी महोदय से निवेदन करना। मेरा एक सौभाग्य है कि मैं आज इस कार्यक्रम में आपके बीच उपस्थित हूँ और उसको मैं अपना सौभाग्य इसलिए भी मानता हूँ क्योंकि मैं एक शिक्षकों की परिवार से आता हूँ। जहाँ हरियाणा सरकार में ही हमारी 2-3 जनरेशन शिक्षा विभाग में ही कार्यरत रही है और विभिन्न पदों पर, विभिन्न स्थानों पर रहते हुए उन्होंने शिक्षा विभाग में अपनी सेवाएं दी हैं। अध्यापकों के परिवार से आने वाले व्यक्ति को अध्यापकों के इतने बड़े जमावड़े में पहुंचने पर स्वतः ही गौरवान्वित महसूस करता हूं अपने आप को और करनाल जिले को ये बधाई भी देता हूं कि करनाल जिले के सभी 6 शिक्षा के जो खंड हैं वो सभी सक्षम घोषित हुए हैं। मैं इसमें कुछ बातें प्रशासनिक अधिकारी होने के नाते आपसे शेयर भी करना चाहूंगा, साझा करूंगा आपसे कि एक प्रशासनिक अधिकारी के रूप में लगभग 8 साल का अनुभव है अभी फिलहाल और उसमें एजुकेशन डिपार्टमेंट को हमने चाहे जब IAS अंडर ट्रेनिंग थे, उसके बाद SDM के पद पे रहे, फिर एडिशनल DC रहे और अब दूसरे जिले में यहाँ उपायुक्त के तौर पर काम करने का मौका मिला है। तो एजुकेशन डिपार्टमेंट से क्या इंटरेक्शन रहता है एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफिसर का, मैं उससे अपनी बात शुरू करूंगा और आज फिलहाल स्थिति क्या है उसके बाद उसके लिए भी हम बाद में चर्चा करेंगे। मुख्य तौर से किसी भी प्रशासनिक अधिकारी का इस सक्षम प्रोग्राम की शुरुआत करने से पहले गिने चुने कुछ इश्यूज थे, उससे इंटरेक्शन रहता था, चाहे वो मिड डे मील के टाइमली मिलना, क्वालिटी से मिलना वो रहा हो, बोर्ड की परीक्षाओं की तैयारी के बारे में जो प्रशासनिक अमला रहता है उसकी मदद से संबंधित विषय हो, फ्लाइंग स्क्वाड के रूप में अधिकारियों की ड्यूटी लगाने से संबंधित हो, या फिर कोई और किसी केंद्रीय किसी संस्था का पेपर हो आपके जिले में और उसमें सेंटर स्थापित करके या फिर जो हमारे एजुकेशन विभाग के सभी अधिकारी हैं उनकी एज इन्विजिलेटर या फिर एज फ्लाइंग स्क्वाड या विभिन्न प्रकार की ड्यूटीज में एक प्रशासनिक अधिकारी का रोल मैं अपने एक्सपीरियंस से बता रहा हूँ, देखता था और शायद कई सारे हमारे साथियां जो बैठे हैं वो भी मानते होंगे कि एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफिसर की शक्ल उन्हीं कारणों से नजर आती थी या उन मौकों पर ही एडमिनिस्ट्रेटिव जो एजुकेशन डिपार्टमेंट के अलावा है जिसको हम जिला प्रशासन कहते हैं उनसे इंटरेक्शन रखता था। जो मैं मानता हूं कि शिक्षा का जो कोर है एजुकेशन, उसको छोड़ के बाकी सब का था, पेपर कराना, मिड डे मील चेक करना, थोड़ी बहुत कोई
एक्टिव ऑफिसर है तो शायद वो अटेंडेंस भी चेक कर लिया करते थे, पर उसके अलावा बहुत ज्यादा कहीं ना कहीं डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन का रोल नहीं रह पाता था डायरेक्टली एजुकेशन विभाग के कोर काम में शिक्षा, और पेरिफेरी की चीजों में ही जहां जहां हमें कोई ना कोई इस तरह की जिम्मेदारी आती थी, शिक्षा विभाग को चाहे चुनाव की ड्यूटी में लगाकर, अब ये साल चुनाव का है, चुनाव की ड्यूटियां भी रहेंगी, कई काम भी रहेंगे, तो इस तरह के कई काम होते थे जिसमें हम प्रशासनिक अधिकारी शिक्षा विभाग की मदद लिया करते थे। परंतु जब से ये सक्षम प्रोग्राम शुरू हुआ, उसमें जो कोर इशू है एजुकेशन का, जिला प्रशासन और उसके सभी अधिकारी इंक्लूडिंग डिप्टी कमिश्नर से लेकर जितनी भी टीम है, वो इस एजुकेशन का जो कोर सब्जेक्ट है उसके लिए फोकस हुए कि वाकई में शिक्षा का जो स्तर है, जो लर्निंग लेवल्स हैं, क्या वाकई में हमारे छात्रों के उतने हैं जिस कक्षा में वो पढ़ रहे हैं। और कहीं ना कहीं शायद हम भी अपना रिपोर्ट कार्ड अच्छा लिखने के चक्कर में बच्चों को आगे बढ़ाते चले गए, या लीनियंसी करी, या कहीं ना कहीं उनकी मदद करी, विच इज मोर देन रिक्वायर्ड एग्जामिनेशन के दौरान या उसके आगे करी। क्योंकि हर कोई चाहता है कि अपने बॉस को जब हम रिपोर्ट कार्ड दिखाएं तो बड़ा अच्छा सा रिपोर्ट कार्ड हो। मेरे यहाँ से 90 बच्चे पेपर में गए, उसमें से 85 पास होकर आ गए, 5 ही नहीं हो पाए, वो भी उन्हीं की गलती थी, पढ़ते नहीं थे। परंतु इस प्रोग्राम के बाद शिक्षा विभाग में बहुत बड़ा बदलाव आया, और शिक्षा विभाग में बदलाव सिर्फ एक वजह से आया, क्योंकि जो शिक्षक है उसके महत्व को सरकार ने और जिला प्रशासन ने समझा। मैं हमेशा मानता हूं कि 2 विभाग ऐसे हैं हमारे सरकार में जिनका महत्व कभी खत्म नहीं हो सकता। बाकी सेक्टर्स में प्राइवेटाइजेशन हो सकती है और वो 100% वाइप आउट हो सकता है गवर्नमेंट सेक्टर से, कई जैसे PSUs हुए भी हैं, पर स्वास्थ्य और शिक्षा ये ऐसे 2 पब्लिक गुड्स हैं, अगर इकोनॉमी कोई समझता है तो, जिसका कोई ऑल्टरनेटिव ऐसा नहीं है कि सरकार उसमें से अपने हाथ विड्रॉ कर ले और टोटली प्राइवेट सेक्टर को दे। ये ऐसे 2 सेक्टर्स हैं जिसमें से आप एक महत्वपूर्ण सेक्टर में आप सभी अपना योगदान दे रहे हैं, जिसमें सरकार का तो महत्व है ही है, साथ में ये एक ऐसा 2 डिपार्टमेंट है जिसमें टेक्नोलॉजी चाहे कितनी आ जाए, बट जो उसको सर्विस को देने वाला है, मैं टेक्निकल भाषा में कहूं, चाहे वो डॉक्टर है, शिक्षक है, उस पर डिपेंडेंट है, उसके मोटिवेशन पे डिपेंडेंट है, उसकी डेडिकेशन पे डिपेंडेंट है, और वो अपने प्रोफेशन को सिर्फ एक जो भी टाइम टेबल बना हुआ है सुबह 8 बजे से दोपहर 2 बजे तक का, उसको ना मानते हुए उससे नहीं ज्यादा काम करता है। और इसमें आप नोट करेंगे लाइक स्वास्थ्य या आपका एजुकेशन, इसमें आप लाइव बॉडीज के साथ काम कर रहे होते हो, कोई मशीन नहीं है जिसके साथ आप काम कर रहे हैं, जिंदा लोगों के साथ काम करें। और स्पेशली ये दोनों सेक्टर्स में इसलिए कहता हूँ, ये उन लोगों के साथ काम करते हैं जो वल्नरेबल सेक्शन है, छोटे बच्चे हैं चाहे, या एडोलेसेंट है, या कोई मरीज है जैसे स्वास्थ्य विभाग में। तो यहाँ एक ह्यूमन ओरिएंटेड सेक्टर में ह्यूमंस के साथ काम करके उनको एक अच्छा आगे का एजुकेटेड मैनर्ड सिटीजन बनाने का कार्य शिक्षा विभाग करता है। और मैं मानता हूं ये काम बहुत आसान नहीं है, क्योंकि जहां ह्यूमन फैक्टर्स आते हैं वहां कई तरह के परम्यूटेशन कॉम्बिनेशंस भी आ जाते हैं। इसकी कोई मैनुअल नहीं है मशीन की तरह पढ़कर कि आप मैनुअल की तरह पढ़कर किसी मशीन को ऑपरेट कर लेंगे। इसमें तो हर बच्चा अलग है और हर टीचर भी अलग अपनी परिस्थिति या अपने एनवायरनमेंट से निकलकर उस विद्यालय में आया हुआ है। तो इस तरह के सेक्टर में जहां बहुत ज्यादा ह्यूमन इंटरफेस है आपस में, और एक माँ बाप जो भरोसे से किसी विद्यालय में अपने बच्चों को भेजते हैं
कि वहाँ बच्चे जाएंगे, पढ़ाई करेंगे और पढ़ाई के साथ साथ कुछ अच्छी बातें भी सीखेंगे जिससे उनका चरित्र निर्माण होगा। इस तरह की जिम्मेदारी पेरेंट्स, शिक्षा विभाग और वहाँ के अध्यापकों पर डालते हैं और इस भरोसे के साथ डालते हैं और छोड़ देते हैं बीच में। एक बार स्कूल चला गया और स्कूल से आने के बाद जो बीच का टाइम है कि इसमें इसके माँ बाप अध्यापक ही हैं, जो सिखाएंगे जो करेंगे जैसा रहेगा अध्यापक और वहाँ की जितनी भी टीम है उस पर निर्भर करेगा। और जैसा मैं कहा क्योंकि हर आदमी अलग है तो हर बच्चे का मोटिवेशन लेवल खुद भी अलग रहता है, परिस्थिति भी अलग अलग है घरों में। कई लोगों के घर में परिस्थिति ऐसी बिल्कुल ही नहीं है कि घर में वो ये भी कह दे कि बच्चे पढ़ाई कर लो। कई घर ठीक भी हैं जहाँ इस पढ़ाई और शिक्षा के महत्व को समझा गया है। तो हमारा तो एक हमारे फरीदाबाद का मैं रहने वाला हूँ, वहाँ के बड़े अच्छे प्रिंसिपल हुआ करते थे, बड़े अच्छे स्कूल के। वो 10वीं का रिजल्ट आते ही शहर में जितने बच्चे 90% से ऊपर वाले थे उनके घर जाकर हम सबको बटोरवाते थे अपने स्कूल में और फ्री में पढ़ाते थे। और रिजल्ट वाकई में उनका अच्छा आता था। जब आप अच्छे बच्चे लेंगे, और अच्छे का मतलब ये है, मैं कहता हूँ जो स्वयं मेहनती है और कुछ नहीं, बच्चे सारे ठीक हैं जो स्वयं मेहनती हैं और उनको टीचर्स थोड़ा सा भी मदद कर देते हैं तो वो आगे बढ़ सकते हैं। तो वो रिजल्ट बड़ा अपना बोस्ट करते थे कि हमारे स्कूल से इतने बच्चे IIT में, इतने बच्चे मेडिकल में निकले। तो किसी दिन एक PTM में किसी पेरेंट्स ने बोल ही दिया कि आपका रिजल्ट तो अच्छा आएगा क्योंकि आप किसी खराब बच्चे को लेते ही अपने स्कूल में, आप सारे हैंडपिक्ड बच्चे लेते हैं और फिर कहते हैं देखिए हमारा स्कूल अच्छा है, रिजल्ट हमारे स्कूल की वजह से आ रहा है। पर आप देखें प्रिंसिपल साहब एक बहुत बड़ी गलती कर रहे थे कि वो एक जो सेक्शन है बच्चों का उसको, अगर उनके स्कूल की एजुकेशन अच्छी थी तो उससे भी वंचित कर रहे थे। हमें ऐसा भी नहीं करना कि सिर्फ जो बच्चे सेल्फ मोटिवेटेड हैं या मेहनती हैं, जिनके घर में माहौल ठीक है, कोई एक बार ये भी पूछ लेता है कि स्कूल में क्या पढ़ाया है, किताब खोल के दिखाओ, होमवर्क वगैरह कुछ दिया नहीं दिया, तो वहां तो बच्चे फिर भी चांसेस होते हैं कि उन घरों में चल जाए और टीचर्स की मदद से वो बच्चे अच्छा भी करें। पर कई जगह ऐसा है जो माहौल ही नहीं है, बात ही नहीं होती है। हो सकता है बच्चे रेगुलर भी आते ना हो आपके विद्यालय में, हो सकता है कि उनको स्कूल के साथ साथ कोई और भी काम करना पड़ता हो। तो हमें तो चैलेंज उन बच्चों को भी ऊपर लेके जाने का है। आसान काम करके कोई चैंपियन नहीं बनता, चैंपियन तो मुश्किल काम करके ही बन सकता है। पर मैं फिर भी साथ शिक्षा विभाग को बधाई देता हूं, क्योंकि मैं आपको फ्रैंकली बता दूं, मैं जिस दूसरे जिले में था जिस समय ये सक्षम कार्यक्रम शुरू हुआ, और कार्यक्रम के जो लक्ष्य रखे गए थे वो आसान नहीं थे। इनफैक्ट मैं आज भी मानता हूं कि लक्ष्य बहुत मुश्किल लक्ष्य था कि 80% बच्चों की 80% ग्रेड कॉम्पिटेंस, 60%। तो अपने आप में ही आप खुद देखें इंट्रोस्पेक्ट करके क्या आसान था। कोई ये कह सकता है कि ये टारगेट बड़ा लो टारगेट था इसलिए आसान से अचीव हो गया, क्योंकि एक ऐसा सेक्टर है जहां आपको बच्चों के साथ मेहनत करनी पड़ती है और एक टाइम देना पड़ता है। ऐसा नहीं है कि ओवरनाइट आपका रिजल्ट 0 से 100 हो जाएगा। इसमें लगातार मेहनत सभी स्तर से, चाहे वो स्वयं पढ़ाने वाले अध्यापक हों, उनके सुपरवाइजरी ऑफिसर्स हों, ब्लॉक स्तरीय ऑफिसर हों या जिला स्तरीय ऑफिसर हों, एक लंबे समय से निरंतर मेहनत लगी है, जिसके कारण आज हमें गर्व है कि करनाल जिला हमारा पूर्ण रूप से सक्षम है। और इसको जिला प्रशासन के अधिकारी भी मानते हैं कि जो इंटरेक्शन सिर्फ जो मैंने अपने संबोधन में पहले बताया कि उन कुछ चुनिंदा इंसिडेंट्स पे इंटरेक्शन रहता था शिक्षा विभाग से, अब उससे आगे बढ़कर वाकई में आपकी मदद करने के लिए बाकी डिपार्टमेंट्स के भी और जिला प्रशासन के भी सभी अधिकारी कि कैसे आपकी मदद की जाए ताकि आपके विद्यालय का जो ग्रेड लेवल कॉम्पिटेंसीज हैं वो सक्षम के टारगेट के अनुरूप हो पाए। और बात हुई शिक्षा की,
बाकी सब पेरिफेरी है। मेन तो है कोर शिक्षा की बच्चे जिस ग्रेड में हैं उस ग्रेड के शिक्षा के अनुरूप वो पढ़ लिख सकते हैं, या उसकी कॉम्प्रिहेंशन या चीजों को समझने की एनालिटिकल क्षमता है या नहीं है। क्योंकि समस्या क्या है कि आंख बंद करने से समस्या खत्म नहीं हो जाती, वो तो वहीं खड़ी रहती है। आपने आंख बंद करी है। लाइकवाइज अगर बच्चे ऐसे ही धीरे धीरे ऊपर जाते चले गए, कहीं ना कहीं देखिए उनको एक लेवल पे आएगा जब उनकी आंखें खुलेंगी और तब उनको रियलाइज होगा कि शायद हमारी बेसिक एजुकेशन में कहीं कमी रह गई थी, जिस वजह से आज हम किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन में या किसी भी जॉब में जाने के समय हमारा वो लेवल नहीं है जिस लेवल की हम डिग्री या अपने सर्टिफिकेट ले रहे हैं। और उसी सर्टिफिकेट को लिया हुआ बच्चा कोई और हमसे ज्यादा सक्षम है, हमसे ज्यादा उसमें स्किल्स है। तो हमारे ऊपर एक जिम्मेदारी थी कि हमारे राजकीय विद्यालयों में जो भी पढ़ने वाले बच्चे हैं उनको कहीं ये महसूस ना हो कि पढ़ाई हमारे विद्यालय में जो राजकीय विद्यालय है उस स्तर की नहीं होती, या मुझे उस लेवल की तैयारी नहीं कराएंगे ताकि आगे चल के मैं कभी कुछ करने के लायक किसी इम्तिहान में या कहीं बैठूं तो मुझे ऐसा लगे कि मेरी तैयारी पूरी थी। ये काम और एक ये बदलाव अपने आप में अविश्वसनीय है, क्योंकि मुझे लगता है कि इतने कम समय में अथक निरंतर प्रयास के बिना इस लक्ष्य को पाना असंभव था। और इसमें कोई 1 या 2% आदमी अगर करना चाहे तो ये बिल्कुल नहीं हो सकता। इसमें तो इतना बड़ा समूह, और ये तो मैं मानता हूँ कि कुछ ही लोग हम आए होंगे यहाँ सिलेक्टेड है जिन्होंने औरों को भी मोटिवेट किया है, औरों को भी लीडरशिप दी, ताकि वो लोग जिस भी विद्यालय में शिक्षा रूप से जो किसी भी बच्चे को एक गिफ्ट टीचर देता है, उसको वाकई में ये मानते हुए कि हाँ हर बच्चा मेरे लिए वो बच्चा है जिसका मैं कभी जीवन में जब ये बड़ा हो तो मैं ये कह पाऊं कि ये मेरा पढ़ाया हुआ बच्चा है। अगर हम अपने जीवन में किसी एक भी बच्चे को ये कह पाए कि ये बच्चा जो आज कहीं नाम रोशन कर रहा है तो ये मेरा पढ़ाया हुआ बच्चा है, तो मैं मानूंगा कि उस टीचर की नौकरी सफल है। और यही बॉन्डिंग वो बच्चे भी रखते हैं जिनके साथ टीचर्स ने मेहनत करके प्यार के साथ उनको पढ़ाया है। आप लोग विद्यालयों में बहुत पहले कभी आए होंगे, और शायद आप आज भी सभी को अपने फेवरेट टीचर का नाम पता होगा। पर एक चीज आप नोट करेंगे, वो फेवरेट टीचर फेवरेट क्यों था? क्या सिर्फ इसलिए कि वो सबको ठीक रखता था, या उन्होंने एजुकेशन में अपने सब्जेक्ट में बच्चों का इंटरेस्ट भी बढ़ाया? क्योंकि फेवरेट टीचर क्यों मानते हैं कि ये अच्छा टीचर था? लगन से पढ़ाया, सब्जेक्ट में इंटरेस्ट जगाया और बच्चों को मोटिवेट किया कि स्वतः ही जो भी सब्जेक्ट या इंटरेस्ट की चीजें हैं उनको पढ़ें और आगे बढ़ें। और कहीं ना कहीं जो बच्चे कुछ किसी कारणवश डिमोटिवेट हो रखे थे उनमें भी हौसला बन रहा है। तो हम सभी को याद है कि हमारा फेवरेट टीचर स्कूल में कौन था। आपको हो सकता है ये याद ना हो कि आपने जब फर्स्ट ज्वाइनिंग करी तो आपका प्रिंसिपल कौन था, क्योंकि शायद वो इतना इंपॉर्टेंट नहीं है। क्यों? क्योंकि आप जब बचपन में आप आज जो हो, जब वो बन रहे थे, वो प्रोसेस में थे, तो किसी ने आपका हाथ पकड़ के आपकी मदद करी थी, प्यार से आपको समझाया था और शिक्षा के प्रति आपका इंटरेस्ट जागृत किया था। ये महत्व है टीचर का। और मुझे आज इस अवसर पर जब पूरा करनाल जिला सक्षम घोषित हुआ पिछले सप्ताह के रिजल्ट्स में,
यहाँ उपायुक्त होने का और आपके बीच आने का मौका मिला। और मैं यहाँ की टीम, स्पेशली हमारे डीओ साहब, डीडब्ल्यू साहब और हमारी सीएमजी जी और सभी अधिकारियों का मैं नाम हो सकता नहीं ले पाया हूँ, और यहाँ मेरे समक्ष बैठी हुई सभी टीम का जिन्होंने खुद तो टॉर्च के रूप में काम किया ही, उस टॉर्च की रोशनी आसपास भी अपने कलीग्स में जरूर फैलाई होगी, जिस वजह से आपके जिस भी विद्यालय से आते हैं उन सभी का स्कोर मिलकर ब्लॉक और ब्लॉक का स्कोर मिलकर करनाल पूरा जिला सक्षम हुआ है। आप सभी को बहुत बधाई। परंतु ये सफर अभी खत्म नहीं हुआ, ये तो बरकरार रहेगा और ये डे टू डे तरह से रिकरिंग प्रोसेस है जो डेली चलेगा। ये टारगेट्स आते रहेंगे, जाते रहेंगे, हम इनको अचीव करते रहेंगे, परंतु शिक्षा तो डेली का काम है। वो एक छुट्टी वाले दिन ही छुट्टी हो सकती है, उसके अलावा तो हर दिन हमारी शिक्षा का एक शेड्यूल है और वो उस तरह से चलेगा। और एक फिर भी हर व्यक्ति अपने लिए लाइफ के गोल्स बनाता है और एम्स बनाता है, चाहे वो पर्सनल हो या अपने प्रोफेशनल लाइफ में। उसी को ध्यान में रखते हुए, क्योंकि आज हम आप सभी की मेहनत से पूरा जिला सक्षम है, तो एक गोल हम और बनाते हैं और आप सबसे मैं इसमें सहयोग की रिक्वेस्ट करूंगा कि सक्षम से आगे हम चले, अब सक्षम प्लस। और ये चैलेंज है कि हो सकता है अभी किसी कारणवश मोमेंटम फर्स्ट 2-3 राउंड्स में हो सकता है नहीं बन पाया हो, पर आज हमारी टीम के पास पूरा मोमेंटम है। हम सभी का लक्ष्य क्लियर है, हम सभी ऊर्जावान हैं, हमें सब मोटिवेटेड हैं कि अब अपने स्कूल को, क्योंकि इकाई आपका स्कूल है, और स्कूल स्तर पर हम हर विद्यालय को मेहनत करके, उसमें चाहे जिला प्रशासन हो या शिक्षा विभाग के उच्च अधिकारियों का सहयोग हो, उसके साथ सबसे पहले हम प्रण लें कि हम अपने विद्यालय को सक्षम प्लस बनाएंगे। और देखिए, एक किसी टारगेट को पार करने का एक अपना मजा है, अपनी एक खुशी है, पर जो व्यक्ति एक टारगेट क्रॉस करके बैठ गया वो रुक जाता है, वो कभी और ऊंचाई या अपना और पर्सनल टारगेट्स नहीं बनाता, वो व्यक्ति वो वहीं स्थिर रह जाता है, उसकी ग्रोथ प्लेट्यू कर जाती है। तो हम सभी आज ये प्रण करें कि जिस मेहनत से, लगन से और टीम वर्क के साथ हमने अपने स्कूल, ब्लॉक और जिले को आज सक्षम घोषित करवाया है, मेहनत के साथ, उसी लगन से, मेहनत से और टीम वर्क के साथ हम अपने विद्यालय, ब्लॉक और जिले को भी आने वाले एजुकेशनल जो कैलेंडर है उसके हिसाब से सक्षम प्लस घोषित कराएंगे। अगर दुनिया में देखो बहुत गलत तरह की होड़ है, इधर उधर की होड़ करें तो एक अच्छी होड़ करें। एक वर्ड हम यूज करते हैं नेक्सस, बहुत नेगेटिव कोनोटेशन में वर्ड यूज किया जाता है नेक्सस। नेक्सस गलत लोगों का जनरली हम समझते हैं, बट क्या हम नेक्सस ऑफ गुड क्रिएट कर सकते हैं? और जहां नेक्सस ऑफ गुड है, वहां अगर माइनॉरिटी में कोई व्यक्ति उस गुड की परिभाषा में नहीं आता तो उसको भी विवश होके उस गुड वाली परिभाषा में आना ही पड़ता है। So let us all create a nexus of good and let us all strive together to make our school, block and education सक्षम प्लस। अंत में मैं एक यही बात कह के अपनी बात को खत्म करूंगा कि आपके डायरेक्टर जनरल से लेके एसीएस लेवल से लेके सभी अधिकारी, मैं मानता हूं शिक्षा विभाग में इस समय ऐसे लगे हुए हैं जो इस टारगेट को वाकई में दिल से अपनाते हैं। और चंडीगढ़ स्तर के जो अधिकारी हैं, देखिए उनकी तरफ से मैं एक आश्वासन जरूर दे देता हूं, मदद की कोई
हेल्प की कोई कमी नहीं रहेगी। अब तो हमें करके दिखाना है जो हमने सक्षम स्टेज में किया, वो भी हम सक्षम प्लस स्टेज में करके दिखाएं। बहुत बहुत धन्यवाद। पुनः शुभकामनाएं, बधाई पूरे जिले, शिक्षा विभाग, डीओ साहब, डीडब्ल्यू साहब, सीएमजीजीए और यहाँ उपस्थित सभी प्रिंसिपल साहिबान, हेडमास्टर, हेडमिस्ट्रेस एंड सभी अध्यापक।